इस एपिसोड की शुरुआत एक शांत चांदनी रात से होती है। काई अकेला शहर की सुनसान सड़कों पर चल रहा था। हमेशा की तरह उसका पूरा शरीर काले आर्मर में ढका हुआ था। चलते हुए उसके मन में बार बार इनकेपर की कही बातें घूमने लगती हैं। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनकेपर उसे किस बात के लिए सावधान कर रहा था। उसके दिमाग में इनकेपर के शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम इतना पैसा लेकर मत घुमा करो, और वैसे भी तुम्हारे मामले में तो जो भी हमला करेगा तुम उसी को पीट दोगे। काई उलझन में सोचता है, लेकिन इसका मतलब क्या था? कुछ देर बाद अचानक उसके दिमाग में एक संभावना आती है। वह ठिठक जाता है। रुको, क्या वह यह कहना चाह रहा था कि कोई मुझे निशाना बना सकता है? यह एहसास होते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतनी रात को बाहर ही नहीं निकलता। फिर वह इनकीपर को मन ही मन कोसता है। उसे यह बात पहले बतानी चाहिए थी। शांत सड़क पर चलते हुए काई सोचता है कि शायद उसे इनमें ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन अब वापस लौटना भी अजीब लगता। इसलिए वो खुद को समझाता है, इतनी आसानी से कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा। कुछ क्षण बाद काय रुक जाता है। फिर वो अपनी तलवार में माना प्रवाहित करता है। तुरंत उसकी कटाना से नीली जादुई रोशनी निकलने लगती है। हवा उसके चारों ओर घूमने लगती है। माना की लहरें उसके आर्मर के आसपास नाचने लगती हैं। काय मन ही मन सोचता है, अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो शायद तुरंत रिपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर कोई संदिग्ध आदमी मिला तो शायद मुझे खतरनाक समझकर दूर ही रहेगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद वह रात के आकाश के नीचे बने एक पत्थर के पुल तक पहुंच जाता है। तभी उसे आसपास हल्की सी आहट सुनाई देती है। काई तुरंत रुक जाता है। उसकी नजरें तेजी से चारों ओर घूमती हैं। अगले ही पल पुल के सामने कई संदिग्ध आकृतियां दिखाई देती हैं। उन सबने अपने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर काई पर पड़ती है, पूरा समूह अचानक जम जाता है। उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में कहता है, वो जेट ब्लैक है। काई अपने हेलमेट के नीचे सख्त हो गया और तुरंत उसके मन में आया कि यह बहुत बुरा हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर रात के इस समय अचानक चार संदिग्ध लोग उसके सामने क्यों आ गए। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वे लोग निश्चित रूप से उसी के पीछे आए थे। कुछ तो कहना ही था। इसलिए काई बेताबी से ऐसे शब्द ढूंढने लगा जो उन्हें इतना डरा दें कि लड़ाई की नौबत ही ना आए। अपनी नीली रोशनी से चमकती तलवार निकालते हुए काय बोला, तो आखिरकार तुम लोग सामने आ ही गए। उसने उन्हें खतरनाक इरादे रखने वाले लोग कहा और पूछा, क्या तुम सच में मुझे सिर्फ 4 लोगों के साथ चुनौती देने आए हो? क्या तुम लोग मुझे इतना कम आंकते हो? उनमें से एक आदमी गुस्से से कांप उठा और चिल्लाया, हम पर नीचे मत देखो। दूसरा गुस्से में बोला, हमारी पूरी योजना तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। काई तुरंत सफाई देने की कोशिश करते हुए बोला कि यह सब कोई गलतफहमी है, लेकिन सुनहरे बालों वाला आदमी गुस्से से चीख पड़ा, बकवास मत करो। फिर उसने बाकी लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि जेट ब्लैक की वजह से एक बार फिर वह सबको मुसीबत में घसीट लाया है। ग्रुप का लीडर तुरंत बोला, तुम तीनों यहां से भाग जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं। लेकिन बाकी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एक ने कहा, इतनी दूर आने के बाद अब कंजूसी मत करो। दूसरे ने कहा, हम इस मामले को आखिर तक देखेंगे, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगी। आखिरी व्यक्ति बोला, जब तक हम इसे हरा नहीं देते हमारे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर काय घबरा गया और बोला, कम से कम पहले बात तो कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लीडर झल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, पहले खुद हथियार निकालकर लड़ाई की मुद्रा में खड़े हो गए और अब बात करने की बात कर रहे हो। काई समझ गया कि अब बातों से कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार उसने तय किया कि उसे इस स्थिति को बिल्कुल गेम की तरह ही संभालना होगा। अगले ही पल उसकी काली आर्मर के चारों ओर नीला माना घूमने लगा, क्योंकि उसने अपनी इक्विपमेंट स्किल एक्टिव कर दी, लास्ट सेकंड क्रिटिकल। दूसरी तरफ दुश्मनों ने भी तुरंत हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। एक आदमी चिल्लाया, सब लोग तैयार हो जाओ, रेड असॉल्ट शुरू करते हैं। उनका मेज अपनी लाल स्टाफ उठाकर डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करने लगा। दूसरे ने सपोर्ट मैजिक के जरिए पूरी टीम की ताकत बढ़ा दी। तलवारबाजों ने अपने शरीर को मजबूत करने वाली स्किल्स एक्टिवेट की और देखते ही देखते उनकी पूरी फॉर्मेशन लाल रोशनी से चमक उठी। यह देखकर काई ने मन ही मन गिनती शुरू कर दी, क्योंकि उसकी स्किल लास्ट सेकंड क्रिटिकल को एक्टिवेट होने में 15 सेकंड लगते थे। यह पूरा दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो गेम खेलते समय अनगिनत बार देख चुका था। आमतौर पर यह सीन उसे एक्साइटेड कर देता, लेकिन इस बार उसके ऊपर जबरदस्त दबाव था। उसे याद आया कि ब्लैक ब्लेड की एक वेपन स्किल को एक्टिवेट होने में पूरे 15 सेकंड लगते हैं। काई सोचने लगा कि क्या इन लोगों को अभी तक उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। दुश्मनों ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसी बातें न करे जिनका मतलब वह खुद नहीं समझता।
काई ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। और उसी क्षण पूरा समूह उसकी ओर झपट पड़ा। काई ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी टेक्निक रिलीज कर दी। अचानक उसकी तलवार से एक विशाल नीला स्लैश निकल पड़ा। वो हमला एक विशाल लहर की तरह पूरे पुल पर फैल गया। दुश्मनों के चार्ज को चीरता हुआ सीधे उनकी लाल मैजिक को निगल गया। दुश्मनों को बहुत देर से एहसास हुआ कि यह हमला उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अगले ही पल वह भयंकर ब्लास्ट उन्हें बहाकर ले गया। उनके पैरों के नीचे का पत्थर टूटकर बिखर गया और सभी लोग सीधे नदी में जा गिरे। टूटे हुए पुल के बीच खड़ा काई अपने हेलमेट के अंदर पसीने से भीग चुका था। मन ही मन उसने सिर्फ एक ही बात सोची, यह तो बहुत बुरा हो गया। हमले की आवाज सुनकर आसपास के नागरिक भी वहां इकट्ठा हो गए थे। वे सभी स्तब्ध होकर टूटे हुए पुल को देख रहे थे और हैरानी से पूछ रहे थे, आखिरकार यहां हुआ क्या है। काई ने टूटे हुए पुल, इधर उधर बिखरे पड़े हमलावरों और जमा होती भीड़ की तरफ देखा। फिर मन ही मन जोर देकर कहा कि इस बार सच में उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन पूरे शहर में इस घटना की अफवाहें फैल चुकी थीं। लोगों के बीच यह कहानी फैल गई कि जब कुछ लोगों ने जेट ब्लैक से जुड़े उस इनकीपर पर हमला करने की कोशिश की, तब जेट ब्लैक ने खुद पत्थर के पुल पर उनका रास्ता रोक लिया। समय के साथ यह कहानी और भी बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाने लगी। अब लोग कहने लगे थे कि जेट ब्लैक ने केवल एक ही वार में पूरे पुल को चकनाचूर कर दिया था। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि हमलावरों का संबंध रेड फ्रीड से था, वही संगठन जिसने पहले नीना और का अपहरण किया था। इतना ही नहीं, वे लोग एनसैग फैमिली की ताकत को कमजोर करने के लिए भी रेड फ्रीड के साथ मिलकर काम कर रहे थे। चारों पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ कर रहे इंट्रोगेटर को एक बात साफ समझ आ गई, अगर जेट ब्लैक किसी को अपना दुश्मन मान ले तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल देता है। इसी वजह से यह घटना पूरे शहर में एक चेतावनी के रूप में फैल गई। जेट ब्लैक को कभी नाराज मत करना, यह बात अब हर किसी की जुबान पर थी। दूसरी तरफ एनसजे फैमिली के मैंशन में मैरी इस घटना के बारे में सोचते हुए बोली, क्या जेट ब्लैक ने आखिरकार उस मास्टरमाइंड को रंगे हाथों पकड़ लिया जिसका वह पीछा कर रहा था? नीना ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तो बिल्कुल यही उम्मीद थी जेट ब्लैक से। हालांकि उसने हल्की मुस्कान के साथ यह भी जोड़ दिया, लेकिन वो सच में बिना जाने कितनी अजीब और अविश्वसनीय चीजें कर जाता है। मैरी ने फिर पूछा, वैसे उस टूटे हुए पुल की मरम्मत का क्या होगा? क्या जेट ब्लैक को उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी? तभी बख्तरबंद बॉडीगार्ड ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ तौर पर उसी पर हमला किया गया था। उसने समझाया कि अपने बचाव के लिए लड़ना और दुश्मनों को पकड़ना पूरी तरह जायज था। मैरी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, फिर भी यह काफी ज्यादा था। लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा दी। हालांकि अगर बात जेट ब्लैक की हो तो मैं आसानी से कल्पना कर सकती हूं कि उसने सब कुछ बड़ी सफाई से संभाल लिया होगा। नीना ने भी उसकी बात से सहमति जताई। तभी बॉडीगार्ड कुछ पल के लिए झिकी और फिर बोली, वैसे इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड का संबंध रेड फ्रीड से था। यह सुनते ही नीना चौंक गई। गार्ड ने गंभीर स्वर में कहा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसने धीरे से जोड़ा, हालांकि अगली बात सिर्फ मेरा अनुमान है। मुझे लगता है कि जेट ब्लैक काफी समय से लगातार बाहर इसलिए जा रहा था ताकि रेड फ्रीड ने अब तक जो कुछ किया है उसका बदला ले सके। बॉडीगार्ड ने आगे समझाया, या शायद सिर्फ बदला ही नहीं, बल्कि वह रेड फ्रीड को साफ चेतावनी भी देना चाहता था कि वे दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करें। रेड फ्रीड ने एंस फैमिली को गिराने के लिए उस नए धार्मिक संगठन का इस्तेमाल हथियार की तरह करना चाहा था, लेकिन जेट ब्लैक ने उनकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। जिस दीवार के पीछे वे छिपे हुए थे उसे उसने तोड़ दिया और उनकी सारी ताकत उनसे छीन ली। यह सब सुनकर मेरी का चेहरा हल्का लाल हो गया। मन ही मन उसने सोचा, वो हर बार इतना कूल कैसे हो सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, उस जैसे इंसान से तारीफ मिलना, यह ऐसी बात है जिस पर मैं पूरी जिंदगी गर्व कर सकती हूँ। नीना शर्मिंदगी से अपनी बहन से माफी मांगने लगी, लेकिन मेरी के मन में अब एक और पछतावा था। वो अफसोस के साथ सोचने लगी कि मुझे उस दिन जेट ब्लैक से यह पूछ लेना चाहिए था कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही नीना बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं, जेट ब्लैक को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मैरी ने शांत भाव से उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा, लेकिन अगर तुम उसे चुराने की बात कर रही हो तो फिर घर में रखी स्पेयर की बार बार अपनी जगह से गायब कैसे हो जाती है? वो मुस्कुराते हुए बोली, यह साफ साफ तुम्हारा ही काम है नीना। नीना तुरंत घबरा कर बोली, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी बॉडीगार्ड थोड़ा आगे झुकी और बोली, लेडी नीना, आपको ईमानदार होना चाहिए। नीना का शरीर एकदम सख्त हो गया। मैरी हंसते हुए बोली,
और तुम तो एक दिन चुपके से जेट ब्लैक की हवेली में अकेले जाने की भी योजना बना रही थी, है ना? नीना ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से स्वीकार किया। मैंने बस उस चाबी को अपने तकिए के पास रखकर उसके साथ सोया था। यह सुनकर मेरी हंस पड़ी। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि यह किस तरह का व्यवहार है। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पूरी तरह जेट ब्लैक की दीवानी हो चुकी हो। नीना शर्म से लाल पड़ गई और तुरंत पलटकर बोली, आप भी तो कुछ अलग नहीं है सिस्टर। उधर उनकी आर्मर्ड गार्ड भी चुपचाप जेट ब्लैक के बारे में सोच रही थी। उसके गालों पर भी हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद चमकती धूप के नीचे जेट ब्लैक शहर में दिखाई दिया। वह इनके लोगों के लिए मिठाइयों का एक डिब्बा लेकर आया था और पूरे दिल से उनका धन्यवाद कर रहा था। अगली दोपहर मेड काई के सामने खड़ी थी। वो शांत स्वर में बोली, आपने जो किया वो सचमुच बहुत हद से ज्यादा था। फिर उसने बिना किसी झिझक के कहा, साफ शब्दों में कहूं तो वह काफी निर्दयी था। इस समय काई ने अपना पूरा हेलमेट नहीं पहन रखा था। उसने जल्दी से सफाई दी, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि बात उस हद तक पहुंच जाए। मैड ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि एक न एक दिन ऐसा कुछ जरूर होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। सच कहूं तो मैं काफी हैरान थी। काई ने तुरंत फिर से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद उसने मेड का धन्यवाद करते हुए कहा, फिर भी बात की सारी व्यवस्था संभालने के लिए धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैड ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगा कि आपने यह सब आंशिक रूप से मेरी क्षमता की परीक्षा लेने के लिए भी किया था। उसने आगे समझाया, वो पुल शहर के मुख्य व्यापार मार्गों में से नहीं था, इसलिए उसके नष्ट होने से शहर की आर्थिक व्यवस्था पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। काई ने घबराकर तुरंत कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेड ने पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? काई ने सिर हिलाकर कहा, कौन सा प्रश्न? मेड ने विनम्रता से पूछा, मैंने कैसा काम किया? अगर मेरी प्रतिक्रिया में कोई कमी रह गई हो तो मैं उसे जानना चाहूंगी। काई हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम बिल्कुल परफेक्ट थीं। फिर उसने मजाक में कहा, कम से कम तुमने मुझे एक बार भी कमरे से बाहर घसीटने की कोशिश नहीं की। मैड ने झुककर धन्यवाद दिया। सिर्फ यह सुनकर ही मुझे राहत मिल गई। फिर उसने पूछा, तो क्या आगे भी मैं आपकी प्रतिनिधि बनकर इसी तरह मामलों को संभालती रहूं? यह सुनते ही काई अंदर ही अंदर घबरा गया। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि वे चार हमलावर किसी नए कल्ट और क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। वो मन ही मन बार बार खुद से कह रहा था कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था, और उसे अभी तक समझ नहीं आया कि पिछली रात वे लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे। विषय बदलने के लिए काई ने जल्दी से पूछा, वैसे उस पुल की मरम्मत का क्या हुआ जिसे मैंने तोड़ दिया था? सच तो यह था कि वह पूरी रात इसी चिंता में सो नहीं पाया था। मैड ने जवाब दिया, आपको पुल की मरम्मत का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। काई चौंक गया, क्या सच में? मैड ने समझाया, हमने इस घटना को आत्मरक्षा में इस्तेमाल की गई अपरिहार्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि आपने हमलावरों को पकड़ने में भी मदद की थी। काई ने हैरानी से पूछा, और सबने इस बात को मान लिया? मेड ने शांत स्वर में कहा, स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने विरोध किया था। कुछ लोगों का कहना था कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से एक पुल नष्ट कर सकता है, वो यह नहीं कह सकता कि कुछ हमलावरों को पकड़ने के लिए यह जरूरी था। लेकिन अंत में उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या तुम लोग जेट ब्लैक को झूठा कह रहे हैं? यह सुनकर सब डर गए। काई ने तुरंत कहा, यह तो सीधी सीधी धमकी लग रही है। मेड ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, यह सिर्फ कॉन्फर्मेशन थी। काई ने घबराकर दोबारा कहा, लोगों से यह पूछना कि क्या वे मुझे नाराज करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इंटिमिडेशन है। लेकिन मेड फिर भी बोली, यह सिर्फ कॉन्फर्मेशन थी। आखिरकार काई केवल असहज मुस्कान के साथ चुप हो गया। मेड ने कहा, जो भी हो, मामला अब पूरी तरह सुलझ चुका है और भविष्य में इस बारे में आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। फिर उसने जोड़ा, और अगर कोई आपसे इस बारे में सवाल करने की कोशिश करे तो कृपया तुरंत मुझे बताइएगा। मुझे कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। काई ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। मेड ने आगे बताया, मैं इस पूरी स्थिति की रिपोर्ट होली चर्च के अनसेक्ट फैमिली को भी भेजूंगी, ताकि अगर तेज कार्रवाई की जरूरत पड़े तो वे पहले से तैयार रहें। इसके अलावा पुल की मरम्मत का पूरा खर्च तीनों बड़ी शक्तियां मिलकर उठा रही हैं, और वे इस मामले में नेतृत्व भी कर रही हैं। यह सुनकर काई को अचानक लगा कि यह किसी दूसरे नाम से दिया जा रहा दबाव तो नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसके बाद काई ने पूछा, क्या पुल की मरम्मत शुरू हो गई है? मेड ने जवाब दिया, जी हाँ, मरम्मत में मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए मुझे बताया गया है कि कल तक काम पूरा हो जाएगा। यह सुनकर काई खड़ा हो गया। अगर ऐसा है तो मुझे वह चीज पहुंचाने जाना चाहिए जिसके बारे में मैंने आज सुबह कहा था। मेड ने पूछा,
क्या मैं किसी सर्वेंट को उसे पहुंचाने के लिए भेज दूं? लेकिन काय ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, कम से कम जो काम मैं खुद कर सकता हूं वह मुझे खुद ही करना चाहिए। कई मन ही मन सोचता है कि अगर वह बस बैठकर सबको सारा काम करने दे तो उसे खुद पर बेकार होने का एहसास होगा। वह खुद को याद दिलाता है कि वह बस एक साधारण इंसान है, इसलिए जितना हो सके उतना उन डरावने बड़े लोगों पर कम निर्भर रहना चाहता है। मैड हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि यह बात बिल्कुल काई जैसी ही है। फिर वह उसके आर्मर के बारे में पूछती है। काई तुरंत जवाब देता है, मैं तो ऑब्वियसली इसे पहनकर ही जाऊंगा। कुछ पल के लिए मेड चुप हो जाती है, फिर वो सिर झुकाकर कहती है कि वह समझ गई और बाहर जाते समय सावधान रहने को कहती है। काई उसकी अब तक की सारी मदद के लिए धन्यवाद देता है, जिससे मेड थोड़ी घबरा जाती है। कुछ देर बाद काई पूरे काले आर्मर में शहर की सड़कों पर चल रहा होता है। तेज दोपहर की धूप में लोग उसे देखते ही आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। हर नजर काय को भीतर तक चुभ रही थी। काय मन ही मन शिकायत करता है कि उसने आर्मर सिर्फ इसलिए पहना है क्योंकि उस पर फिर से हमला हो सकता है। लेकिन बाकी लोगों की नजर में वह शायद वही आदमी दिख रहा होगा जिसने कल एक पुल तोड़ दिया था और अब बेफिक्र होकर शहर में घूम रहा है। वह अंदर ही अंदर स्टीवर्ट को कोसता है कि उसे सारी बातें थोड़ा साफ साफ समझानी चाहिए थीं। उस समय उसके दिमाग में इतना सब सोचने की जगह ही नहीं थी। वो फिर से मन ही मन माफी मांगता है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो लोग अचानक सामने आ गए थे और मेरा पुल तोड़ने का भी कोई इरादा नहीं था। बस मेरी तलवार कुछ ज्यादा ही तेज निकली। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इसका कोई सबूत तो है नहीं, इसलिए लोगों को शायद यही लग रहा होगा कि वह अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। काई तुरंत फैसला करता है कि अब उसे और ज्यादा अटेंशन नहीं खींचनी चाहिए। अपनी इमेज को थोड़ा सुधारने के लिए वह तय करता है कि उसे सबसे बढ़िया गिफ्ट लेकर जाना होगा। उसे केलिन और लिफिया द्वारा पहले लाए गए स्वीट्स याद आते हैं। उसे याद था कि एक डिब्बे की कीमत 50,000 रीगल थी। यह कीमत सोचकर उसके दिल में दर्द होता है, लेकिन वह इसे एक जरूरी खर्च मानकर स्वीकार कर लेता है। जल्द ही काई एक हाई एंड स्वीट शॉप में प्रवेश करता है। उसे देखते ही क्लर्क घबरा जाती है और जल्दी से उसका स्वागत करती है, लेकिन अगले ही पल वह उससे थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है और जल्दी जल्दी अंदर चली जाती है। काई चुपचाप खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है कि उसे पुल वाली घटना के बारे में जरूर पता होगा। कुछ ही देर में दुकान का मैनेजर खुद बाहर आता है। वह गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए कहता है, स्वागत है जेट ब्लैक सामा, हमारे यहाँ आने के लिए धन्यवाद। काई थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसका अभिवादन लौटाता है। मन ही मन वो सोचता है कि शायद मैनेजर को डर है कि कहीं वह पुल की तरह दुकान भी न तोड़ दे। मैनेजर के खुद बाहर आने से काई को पूरा यकीन हो जाता है कि अब वह पूरी तरह मार्क हो चुका है। मैनेजर विनम्रता से पूछता है कि वह क्या खरीदना चाहता है। काई कहता है, मुझे आपकी सबसे पॉपुलर स्वीट्स के 3 बॉक्सेस चाहिए। लेकिन अगले ही पल वह अपना फैसला बदल देता है। नहीं, 5 बॉक्सेस दे दीजिए। मैनेजर तुरंत सहमति जताता है और कहता है कि जब तक ऑर्डर तैयार होता है वह उसे पीछे बने एक प्राइवेट रूम में आराम करने के लिए ले जाना चाहता है। काई कहता है कि उसे बाहर इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैनेजर फिर भी बहुत आदर के साथ उसे अंदर ले जाने पर जोर देता है। आखिरकार काई मान जाता है और सोचता है कि शायद ऐसी हाई एंड शॉप्स में यही सब सामान्य बात होगी। मैनेजर एक शानदार प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर आने का आग्रह करता है। कमरे को देखकर काई अनायास कह उठता है, यह जगह तो सच में कमाल की है। मैनेजर मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता है और आराम से बैठने को कहता है। काई बैठ तो जाता है, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसे एक वीआईपी रूम में लाया गया है। मैनेजर फिर पूछता है कि क्या वह इंतजार करते समय कुछ ड्रिंक्स या स्वीट्स लेना चाहेगा। काई तुरंत मना कर देता है। पूरा माहौल इतना फॉर्मल था कि उसे लग रहा था कि वह कभी भी वहीं गिर पड़ेगा। कुछ देर बाद काई पूछता है, क्या सच में मुझे इस कमरे में लाना ठीक है? मुझे पूरा यकीन है कि यह कमरा सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स या स्पेशल गेस्ट्स के लिए होगा। मैनेजर सिर हिलाते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह कमरा हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए आरक्षित है। इसके बाद वह बताता है कि हाल ही में चीफ डायरेक्टर लॉर्ड बार्नलड ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हर दुकान को एक विशेष आदेश दिया है। काई उत्सुकता से पूछता है, कैसा आदेश? मैनेजर जवाब देता है, यदि जेट ब्लैक कभी दुकान पर आई तो उन्हें हमारी सबसे बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी दी जाए। काई ने बार्नलड नाम पहले कभी नहीं सुना था। वो मन ही मन सोचता है कि यह हॉस्पिटैलिटी कम और उसे पुल की तरह दुकान न तोड़ने देने की कोशिश ज्यादा लग रही है। मैनेजर फिर कहता है, और एक दूसरा आदेश भी था। ये सुनते ही काई हैरान हो जाता है और वो कहता है, वो क्या है? मैनेजर जवाब देता है, अगर जेट ब्लैक यहां आए तो हमें तुरंत लॉर्ड बार्नलड को इसकी सूचना देनी है। काई चौंक जाता है, क्यों?
मैनेजर अनुमान लगाते हुए कहता है कि शायद लॉर्ड बानलार्ड या उनसे जुड़े कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहते हों, खासकर इसलिए क्योंकि उनका निवास यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनते ही काई के मन में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। नहीं, मैं अभी किसी डरावने बड़े आदमी से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। उसे शक होने लगता है कि मैनेजर जानबूझकर समय बिता रहा है, इसलिए वह जल्दी से कहता है, कृपया मेरा ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके तैयार कर दीजिए। अगर जल्दी हुआ तो मैं टिप भी दूंगा। मैनेजर विनम्रता से कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सामान की जांच करने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इससे पहले कि काई वहां से निकलने का कोई तरीका सोच पाता, अचानक बाहर से किसी की ऊंची आवाज सुनाई देती है, वो यहां आ गई है। काई हैरानी से मुड़कर देखता है। तभी रेमी भागते हुए वहां पहुंचती है और खुशी से भरी उत्साहित आवाज में काई से कहती है, देखो, वो यहां आ गई है।